तो गाइज कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है जो सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीजीएल 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का। सबसे पहले तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद बाकी अदर सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री जो है स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट से एकदम एंड तक रहेगा, स्टार्ट से एकदम एंड तक है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ बस। चलिए देखते हैं सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत थे, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे देश का जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो अगर एंशियंट पीरियड में देखते हैं, या जो एंशियंट हमारा जो नाम था, प्राचीनतम आर्यवर्त बोला जाता है, ठीक है। जो हम सबसे प्राचीनतम जो नाम था हमारे देश का वो आर्यवर्त थे। याद रखना है कि जो 1500 बीसी में सबसे पहले जो आर्य थे कहाँ बसे थे, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो उनका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया में था। अब देखते हैं उस टाइम जो सेंट्रल एशिया जो था उसका मैप। तो नॉर्थ में कश्मीर पड़ता था, ईस्ट में जो वेस्टर्न वेस्टर्न गंगा बैंक था, और यहाँ कहीं आर्य सेंट्रल एशिया में थे आर्यवर्त। साउथ साउथ में देखते हैं तो नॉर्थन राजस्थान, और जो वेस्ट में थे अफगानिस्तान। अब यहाँ देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी में कौन थे, सप्त सैंधव। अब स्टार्ट करने सब धीरे धीरे इसमें क्या क्या पढ़ना है वो है इसमें सिर्फ। तो सबसे पहले महाभारत देखते हैं। महाभारत से सबसे पहले सम्राट भारत का उदय होता है, इसके बाद भारतवर्ष बनते हैं। तो महाभारत से सबसे पहले सम्राट भारत, उसके बाद भारतवर्ष का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि जो जैन मान्यता है, जो जैन मिथोलॉजी है, तो जैन मिथोलॉजी के अनुसार जो पहला जो तीर्थकर थे, फर्स्ट तीर्थकर ऋषभ देव थे। फर्स्ट तीर्थकर ऋषभ देव, तो उन्हीं के समय भरत था, और उन्हीं से भारतवर्ष आया था। एक गोमतेश्वर थे ऋषभ देव के समय, भारत और गोमतेश्वर। हिंदुस्तान भी बोला जाता है कहीं कहीं भारतवर्ष का नाम। तो हिंदुस्तान फर्स्ट है, हिंदुस्तान में जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले ईरान ने किया था। ईरान को ही हम पर्शियंस बोलते हैं, यानी पारसी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको पारस भी बोला जाता है, फारस भी बोला जाता है। इन्हीं को ईरान, सबसे पहले ईरान ने ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान पे सबसे पहले इन्वेजन हुआ था भारत पे। अब देखिए थर्ड सेंचुरी में अगर बात करते हैं, तो तीसरी शताब्दी में प्रथम डेरियस प्रथम ने भी भारत पे आक्रमण किया था। इंडिया इंडिया सेकेंड फॉरेन इन्वेजन। अगर हम द्वितीय विदेशी आक्रमण देखते हैं तो किसने किया था, ग्रीक ने किया था। ग्रीक यूनानी ने किया था। फिर अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं। इंडिया, जो इंडिया में एक नदी है सिंध, ठीक है, सिंध, या उसी को हम इंडस नदी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इनकी इंडस के बारे में, तो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप क्या है, जो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जम्बूद्वीप क्या है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक अभिलेख, सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। जम्बूद्वीप क्या है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के सबसे ओल्डेस्ट अभिलेख है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ है। इंतु इंतु कौन है,
इंतु एक चाइनीज ट्रेवलर्स है। इंतु क्या है? चाइनीज ट्रेवलर्स है। सीधा याद रखना इंतु क्या है, कौन है, तो चाइनीज ट्रेवलर है। इंतु क्या है? चाइनीज ट्रेवलर। मनुस्मृति, मनुस्मृति के बारे में देख लेते हैं। तो मनुस्मृति क्या होता है? द एरिया बिटवीन सरस्वती एंड रिस्वती रिवर नॉन एज ब्रह्मवर्त। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मवर्त। सरस्वती और जो दृश्यवती के बीच भारत का ब्रह्मवर्त है, मनुस्मृति। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्या है? ब्रह्मवर्त हरियाणा का प्राचीन नाम है, याद रखना। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्या है? हरियाणा का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है? ब्रह्मवर्त, हरियाणा का प्राचीनतम नाम है। अब एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत का जो लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत है, किस किस प्रकार भारत के बारे में जानकारी मिलता है, तो इसका साहित्यिक स्रोत, अगर हम साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या उपलब्ध है, तो रिलीजियस सोर्सेस मिलेंगे सबसे पहले, जो धार्मिक स्रोत हैं। सबसे पहले धार्मिक स्रोत मिलेंगे, उसके बाद नॉन रिलीजियस, कुछ कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेस भी हमारे यहाँ, और गैर धार्मिक स्रोत। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवल्स, विदेशी यात्रियों का विवरण से भी पता चलता है इतिहास के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आए थे, अपना अपना किताब भी लिख के गए थे यहाँ से। फिर उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत में इंस्क्रिप्शन, अभिलेख मिलेंगे हमारे यहाँ, कॉइन्स, सिक्के वगैरह मिलेंगे, उसके बारे में पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। स्टैचू मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलते हैं, फोजिस मिलते हैं, अवशेष वगैरह मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं बहुत, जो जो यहाँ पे आके गए हैं, स्मारक वगैरह बना के चल गए थे, तो उनसे भी भारत के बारे में पता चलता है। सील मोहरे भी मिलते हैं। तो अभी एकाएक कि देखते हैं किस किस प्रकार से अभी हम लोग को जानकारी मिला है इतिहास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि रिलीजियस सोर्सेस मिला है वो किस प्रकार पता करते हैं, रिलीजियस सोर्स से कि हमारे यहाँ मिले हैं। तो रिलीजियस सोर्सेस, धार्मिक स्रोत में सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण जो साहित्य हैं उससे पता चलते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, बौद्ध साहित्य, इससे धार्मिक रिसोर्सेस के बारे में पता चलते हैं। जैन लिटरेचर हैं, जैन साहित्य, इनसे भी पता चलते हैं भारत के इतिहास के बारे में। रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण साहित्य धार्मिक ग्रंथ है, जो रिलीजियस टेक्स्ट में धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य है। इसमें क्या क्या पढ़ना है जो देख सकते हैं, वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, धर्मशास्त्र, विपिक, महाकाव्य, तो ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। वेद और जो उपनिषद हुए ये वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, ये क्या है? वैदिक साहित्य। देखिए सबसे पहले बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, पिटक। पिटक क्या है? बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ है पिटक। इसमें त्रिपिटक भी है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में सबसे पहले सुप्त पिटक भी आते हैं, जिसका रचना आनंद ने किया था। उसके बाद विनय पिटक उपाली ने किए थे। अभिधम पिटक मोगलीपुत तीस, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आ गया। अभिधम पिटक मोगलीपुत तीस। तो सुप्त पिटक क्या है? इट हैज द टीचिंग ऑफ बुद्धा, इसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसमें सुप्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अब सुप्त पिटक किससे संबंधित है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंध है आनंद से, ठीक है, आनंद से। विनय पिटक उपाली से संबंधित है। तो विनय पिटक क्या है? इट हैज द रूलर ऑफ बुद्धिस्ट, इसमें बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध जो संघ के नियम है इसमें। और अभिधम पिटक क्या है? जो अभिधम पिटक है, जो इसमें बायोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षुओं, तो उनके जो समकालीन थे, कौन था? अशोक था। तो अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी इसमें मिलेगा, बायोग्राफी मिलेंगे, बौद्ध भिक्षुओं की बायोग्राफी अशोक के समय जो था।
अब देखते हैं कुछ कुछ जैन टेक्स्ट। तो जैन ग्रंथ क्या है? आगम। आगम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म में, आगम। ठीक है, आगम क्या सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म में, आगम। जो इसका लैंग्वेज था प्राकृत था। लैंग्वेज क्या था? प्राकृत लैंग्वेज था। ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट पुनवो महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी के समय 24वें तीर्थकर थे। तो ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट कौन था? पुवो था ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट। अगर हम 6ठी शताब्दी में बात करते हैं, 6th सेंचुरी में, तो सेकेंड जैनिज्म काउंसिल इन वैशाली। तो 6th सेंचुरी में अगर बात करते हैं कि द्वितीय जैन संगीति बल्लभी गुजरात में हुआ था। बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन महासंगीति कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात। ठीक है, इसका वर्क काम क्या था कि जैन टीचिंग वेयर स्क्रिप्टेड इन टेक्स्ट। जो जैन भिक्षुओं के लिखित किया गया था, जैन भिक्षुओं के बारे में उनके लिखित किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवल्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले जो ट्रेवल्स विदेश में आए थे, वो सबसे पहले कौन थे? ग्रीक जो ट्रैवलर्स थे, यूनानी यात्री थे। तो यूनानी यात्री में सबसे पहले टेसियस आया था, फिर हेरोडोटस भी आए थे, फिर उसके बाद निरियाकस आए थे, फिर अरिस्टोबुल्स आए थे। सब आए थे यहाँ पे अरिस्टोबुल्स। सबसे पहले ग्रीक यूनानी यात्री में सबसे पहले टेसियस आए थे, हेरोडोटस भी आए थे, निरियाकस आए थे, अरिस्टोबुल्स आए थे, ये सब आए थे बिफोर अलेक्जेंडर। ये जितने भी आए थे अलेक्जेंडर से पहले आए थे। हेरोडोटस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनका एक बुक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस का एक बुक है हिस्टोरिका। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। अब सेकंड नंबर पे चाइनीज ट्रेवलर्स आते हैं। चाइनीज ट्रेवलर्स तो चीनी यात्री में सबसे पहले फैयान आया था। फैयान के बाद हेनसांग आया था, सुंगयुंग आया था, इटसिंग आया था। चाइनीज ट्रेवलर्स थे ये सारे। अब मुस्लिम में देखिए, मुस्लिम ट्रैवलर्स में कौन कौन आए थे? तो मुस्लिम यात्री में अल बरूनी क्या था? मुस्लिम था। अल मसूदी, फिरदौसी, ये मुस्लिम ट्रैवलर्स थे। अब आगे देखते हैं नॉन रिलीजियस रिसोर्सेस। तो गैर धार्मिक स्रोत में कौन कौन थे? गैर धार्मिक स्रोत में अर्थशास्त्र थे। अर्थशास्त्र एक चाणक्य का बुक था, चाणक्य, जिसमें चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं या कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद इंडिका था। इंडिका किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं, और इसको कौटिल्य। इसके बाद महाभाष्य पतंजलि की बुक है। महाभाष्य किसकी बुक है? पतंजलि की बुक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबके बारे में अलग अलग पढ़ना है। अब नॉन रिलीजियस सोर्स भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं हाँ, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। उसके बाद पंचतंत्र किसकी बुक है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो सबसे मतलब कि अच्छा बुक है, कालिदास की है। फिर अष्टाध्यायी किसके? पाणिनि की है। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखेंगे, पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें क्या क्या मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत इंस्क्रिप्शंस के बारे में मिलेंगे, जो अभिलेख हैं उनसे सब इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिलेंगे।
कॉइन्स मिलेंगे हमारे यहाँ, जो सिक्के हैं, कॉइन्स मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे। ओल्डेस्ट कॉइन आहत सिक्के। ओल्डेस्ट कॉइन क्या है? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक्स, सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के चले थे हिंद यूनानी के समय, इंडो ग्रीक्स के समय। सोने का सिक्के जिसको बोलते हैं, मिनांडर ने चलवाया था, ठीक है, इंडो ग्रीक्स में मिनांडर ने। अगर हम पूछेगा क्वेश्चन आएगा स्वर्ण सिक्के, तो समझ में आ गया सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के समय चले थे, हिंद यूनानी के समय मिनांडर ने, ठीक है। अगर शुद्ध सोने के स्वर्ण सिक्के चलाया था तो वो किसने चलाया था? कुषाण ने। शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण ने चलाया था। और सर्वाधिक अगर पूछ दिया कि स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, तो गुप्त काल में ही चला था सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, गुप्त काल में। अगर हम यहाँ पे स्टैचू के बारे में पढ़ते हैं, मूर्तियों के बारे में, अगर हम स्टैचू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मूर्तियों के बारे में, तो फर्स्ट सेंचुरी में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई थी गंधार शैली में, यूनानी शैली, ठीक है, गंधार शैली, यूनानी शैली। मथुरा शैली स्वदेशी शैली है। गंधार शैली जो है यूनानी शैली है। गंधार शैली कैसा शैली है? यूनानी। मथुरा शैली स्वदेशी शैली है। मथुरा शैली क्या है? स्वदेशी शैली है। स्वदेशी शैली है। मथुरा शैली क्या है? स्वदेशी शैली है। उसको तो मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, स्मारक वगैरह, फोजिल्स मिलते हैं, अवशेष, सील मिलेंगे, मोहरे मिलेंगे, ठीक है। देखिए, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, स्मारक वगैरह, उसके बाद फोजिल्स मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, उसके बाद सील भी मिलेंगे, मोहरे भी मिलेंगे, सब मिलेंगे हमारे यहाँ। तो इसी के कारण तो ही भारतीय इतिहास के बारे में पता चलते हैं। अब देखते हैं कि जो एंशियंट इंडिया था, प्राचीन भारत, ठीक है, जो प्राचीन भारत, जो एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंशियंट इंडिया जो है, इसके बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत किस किस टाइप में बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड आएगा, ठीक है। उसके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड आएगा। तीन टाइप में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड में प्रागैतिहासिक काल और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आद्य ऐतिहासिक काल और जो हिस्टोरिक पीरियड में है ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं कि जो पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसको टू टाइप में बांटा गया है। पहला पाषाण युग, स्टोन एज, दूसरा कॉपर युग, ताम्र युग, स्टोन एज, कॉपर एज। उसके बाद जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, आद्य ऐतिहासिक काल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन की पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। और हिस्टोरिक पीरियड में आयरन युग आ जाएगा इस समय 600 BC के आसपास। आयरन एज, लॉ युग के बारे में पढ़ेंगे 600 BC। अब देखते हैं स्टोन एज। स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक की, सबसे पहले स्टोन एज में क्या आएगा? पैलियोलिथिक जो आएगा, पैलियोलिथिक पीरियड आएगा। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आएगा, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक पीरियड आएगा, नव पाषाण काल। तीन पीरियड आएगा स्टोन एज में, पहला पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें तीन टाइप्स में आएंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तीन आ गया। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य फिर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में उच्च पूरा पाषाण काल आएंगे। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल है, तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया, जो फादर
कौन थे पिता जिसको बोला जाता है कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, पुरातात्विक जो प्रागैतिहासिक पुरातात्विक जो 1834 से लेके 1912 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका जो जनक है रॉबर्ट ब्रूसफुट के माना जाता है। कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। उनका जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अब देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री तो हम समझ गए कि हेरोडोटस है। अगर पूछ दिया कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ये अगर पूछ दिया प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट हो जाएंगे 1834 से 1912 ईस्वी तक। फादर ऑफ इंडियन जो आर्कियोलॉजी है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो 30 मई 1863 ईस्वी में बोला जाता है। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे 30 मई 1863 ईस्वी को हैंड एक्स, जो हैंड एक्स होते थे कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, तमिलनाडु के मद्रास में पलवपुरम में खोजे थे। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु का हैंड एक्स सबसे पहले कहाँ सोर्स से मिला था? हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी का, तो तमिलनाडु के मद्रास के पलवपुरम में मिला था सबसे पहले हैंड एक्स, याद रखना है। अब इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो 10 लाख जो ईयर्स एगो है, 10 लाख वर्ष पहले क्या बोलते थे हम लोगों को? प्राइमेट्स बोलते थे। प्राइमेट्स तो नर बानर बोलते थे, प्राइमेट्स बोलते थे। तो किस किस प्रकार उत्पत्ति हुआ मनुष्य का? ओल्डेस्ट जो एविडेंस है, ओल्डेस्ट जो एविडेंस है, प्राचीनतम जो साक्ष्य है, भारत में प्राप्त नहीं हुआ। जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो भारत में प्राप्त नहीं हुआ है। पीरियड्स काल देखते हैं तो ग्लेशियल पीरियड में आते हैं, हिमोत्तर काल में आते हैं ये पीरियड्स। 10 लाख वर्ष जो पहले का जो प्राइमेट्स थे, नर बानर थे, वो किस पीरियड में आते हैं? तो ग्लेशियल पीरियड में आते हैं, हिमोत्तर काल में। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स किसको बोलते हैं? साउथ अफ्रीका को। अब जिंजानथ्रोपस किसे बोलते हैं? ईस्टर्न अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका को जिंजानथ्रोपस बोलते हैं, जिंजानथ्रोपस पूर्वी अफ्रीका को। जावा मनुष्य बोलते हैं जावा को, जावा मनुष्य किससे बोलते हैं? जावा को। 4th नंबर पे है पेकिंग मानव चाइना को बोलते हैं, पेकिंग मानव किससे बोलते हैं? चाइना को। उसके बाद 5th नंबर पे देखते हैं निएंडरथल मानव वो जर्मनी को बोलते हैं। निएंडरथल मानव किसको बोलते हैं? जर्मनी को। उसके बाद पिलटडाउन मानव इंग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंग्लैंड को। पिलटडाउन मानव इंग्लैंड को। क्रोमैग्नन मानव किसको बोलते हैं? क्रोमैग्नन मानव फ्रांस को। क्वेश्चंस आते हैं क्रोमैग्नन मानव किससे बोलते हैं? तो फ्रांस को। और होमो जो सेपियंस थे, जो होमो सेपियंस थे वो एशिया में बसे थे, पामीर एरिया में बसे थे। जो मनुष्य का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस ही है। मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस ही है, तो याद रखना ये सब। और यहाँ पे पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज क्या है?
तो स्टोन एज का जो पीरियड है अननोन से लेके 8000 बीसी तक आता है। स्टोन एज का जो पीरियड है अननोन से लेके 8000 बीसी तक आता है, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या है? इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर। तो इसी काल में ही मनुष्य ने आग का आविष्कार किया है। इस टाइम मनुष्य ने आग का आविष्कार भी कर लिया। दैट पीरियड वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग। तो इस समय मनुष्य किस पर आधारित होने लगा था? तो खाद्य संरक्षण पर, मतलब आधारित था खाद्य संग्रहण पे। वो इस समय आग जब आविष्कार का कर लिए थे तो वो खाद्य संग्रहण करने भी लगे। मैन क्या यूज करते थे? तो मैन यूज टू बी हंटर इन दिस पीरियड। इस काल में मनुष्य शिकारी था। मनुष्य क्या थे? इस काल में शिकारी थे। औजार क्या किसका हुआ करता था? पत्थरों का। तो इस काल में मनुष्य भी शिकारी थे, और जो औजार थे पत्थरों का। हैंड एक्सेस जैसे में क्लीवर्स हैं, स्कैपर्स, जो औजार थे इनके पास। आगे देखते हैं एंशियंट पीरियड की। आगे पढ़ते हैं इसका क्लास। तो यहाँ पे बात करते हैं इस पे। ये तो पढ़े हैं, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ था? ये तो लगता है पढ़े ही है ना, फिर से पढ़ते हैं। हाँ, तो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास 10 लाख वर्ष पहले के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य क्या हुआ करते थे? प्राइमेट्स हुआ करते थे, नर बानर। तो ओल्डेस्ट जो एविडेंस प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो भारत से प्राप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया था जैसे में कि ग्लेशियल पीरियड थे, हिमोत्तर काल, ग्लेशियल पीरियड हिमोत्तर काल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिक्स किसको बोलते थे? साउथ अफ्रीका में जो रहने वाला जो थे उसको ऑस्ट्रेलोपिथिक्स बोलते थे। उसके बाद जिंजानथ्रोपस किसको बोलते थे? ईस्टर्न जो अफ्रीका में थे, पूर्वी अफ्रीका में थे, उसको जिंजानथ्रोपस बोलते थे। जो पूर्वी ईस्टर्न अफ्रीका में थे उसको जिंजानथ्रोपस बोलते थे। जावा मनुष्य किसको बोलते थे? जावा को। पेकिंग मानव किसे बोलते थे? चाइना को पेकिंग मानव बोलते थे। निएंडरथल मैन जो हुआ करते थे वो किसे बोलते थे? जर्मनी को बोलते थे। पिलट डाउन मानव किसे बोलते थे? इंग्लैंड को। इंग्लैंड में जो रहते थे उसको पिलट डाउन मानव बोलते थे। क्रो मैग्नोन मानव किसे बोलते थे? तो फ्रांस को। क्रो मैग्नन मानव फ्रांस को। होमोसेपियंस तो पता है कि मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस एशिया में थे ये लोग, इसको पामीर एरिया बोलते हैं। स्टोनेज जो है अननोन से लेके 8000 बीसी तक है, इसको पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल बोलते हैं। तो इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर, आग का आविष्कार इसी समय हुआ था। दैट पीरियड वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग। पूरा जो इनका जो पीरियड था खाद्य संग्रहण पर आधारित था। मैन यूज टू बी हंटर इन दिस पीरियड। तो इस काल में मनुष्य शिकारी था। औजार इनके पास क्या था? पत्थरों में थे। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स औजार थे। अच्छा, सेकेंड नंबर पे क्या आता है?
लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरापाषाण काल। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है, निम्न पुरापाषाण काल, इस टाइम क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। क्वार्टजाइट पत्थर का, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में क्वार्टजाइट पत्थर का, जैसे चॉपर कहाँ मिले थे? सोहन रिवर वैली में। चॉपर जो शिकार करने वाला जो एक औजार ही था, चॉपर जिसको बोलते हैं, सोहन रिवर वैली में मिले थे। हैंड एक्स मिले थे पलवरम मद्रास में। हैंड एक्स कहाँ मिले थे? पलवरम मद्रास में। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल में सबसे पहले जैस्पर और चट पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था। चट पत्थर या जैस्पर एंड चट पत्थर का उस टाइम यूज करने लगे थे। इक्विपमेंट जो औजार हुआ करते थे, फलक भी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में यूज करने लगे थे। फलक संस्कृति जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो औजार जिन्हें पत्थर तोड़कर बनाया जाता था। फलक क्या हुआ करता था? वैसा औजार जो हुआ करता था जिससे पत्थर तोड़कर हम बनाया जाता था उस टाइम। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर उच्च पुरापाषाण काल के बारे में अगर देखते हैं कि इक्विपमेंट्स क्या था। थर्ड नंबर पे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो थे, ब्लेड थे। होमो सेपियंस किसे बोलते हैं? मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है। मेन एविडेंस मिले हैं बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली से हम इनका सोर्सेस मिले हैं। केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी, भीमबेटका भोपाल एमपी में है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ? भोपाल एमपी में। गुफा चित्रकारी में यही है। मेसोलिथिक पीरियड, मध्य जो पाषाण काल है, 800 बीसी से 4000 बीसी तक, मेसोलिथिक पीरियड। औजार क्या था उनका? औजार छोटा था, बिकम स्मॉलर इन साइज। पहले औजार बड़ा यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसके बाद छोटा छोटा करने लगे। इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, छोटा औजार जो बिकम स्मॉलर इन साइज, इनका जो औजार था। पशुपालन, डोमेस्टिक जो उसका जो डोमेस्टिकेशन होने लगा था, पशुपालन। फर्स्ट एविडेंस पशुपालन का कहाँ से मिलते हैं? तो बगौर राजस्थान से। बगौर राजस्थान से हमको उनका जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है पशुपालन का, बगौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, 2 जगह से मिलते हैं। बगौर राजस्थान से क्या मिलते हैं? पशुपालन डोमेस्टिकेशन का फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जो प्रथम मानव कंकाल का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? ह्यूमन स्केलेटन, तो सराय नहर में मिला था। सराय नहर प्रतापगढ़ यूपी में मिला था। सराय नहर प्रतापगढ़ यूपी में सबसे पहला कंकाल मिला था। सराय नहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन का, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य सराय नहर प्रतापगढ़ यूपी में मिला था। अब न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूलिथिक पीरियड 4000 बीसी से 2500 बीसी तक आते हैं। न्यूलिथिक पीरियड का कब से कब तक आते हैं? तो न्यूलिथिक पीरियड जो है, नवपाषाण काल, 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। तो इस समय जो थे, मनुष्य ने कृषि आरंभ कर दिया था। मैन जो स्टार्टेड जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट कर दिए थे। उस समय मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है, मनुष्य ने कृषि प्रारंभ किया, तो फर्स्ट एविडेंस जो मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलता है। फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलता है। तो बरेली, वीट, कपास, तो सबसे पहले मेहरगढ़ में किसकी मिली थी? बरेली की, जौ की, वीट की, गेहूं की, कॉटन कपास की। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस जो हार्वेस्टिंग है, चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डीहारा इलाहाबाद यूपी में। कोल्डीहवा इलाहाबाद यूपी में मिला था। कोल्डीहवा इलाहाबाद यूपी में मिला था। अगर हम पहिए का आविष्कार देखते हैं तो
सबसे पहले बुर्ज होम में मिला था, बुर्ज होम एंड गुफ्कराल ग्रेप्स। अगर कब्र देखते हैं, गुफ्सक्राब कब्र, मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां, कहाँ मिला था? बुर्ज होम में मिला था। बुर्ज होम एंड जो गुल्फ कराल है, बुर्ज होम एंड जो गुल्फ कराल है, वहाँ पे ग्रेप्स कब्र मिले थे। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की जो अस्थियां मिली थी, कहाँ मिली थी? बुर्ज होम एंड जो गुल्फ कराल में मिली थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मेटल एज जिसको बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को मेटल एज बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम धातु युग बोलते हैं। धातु युग, प्रागैतिहासिक काल को धातु युग बोलते हैं। इसमें कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज का आयरन एज, 3 एज के बारे में पढ़ना है। तो कॉपर एज 3000 से 2000 बीसी तक है, 3000 से 2000 बीसी तक कॉपर एज है। प्रागैतिहासिक काल जिसको हम मेटल एज बोलते हैं, धातु युग बोलते हैं, इनमें 3 प्रकार का एज है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। कॉपर एज ताम्र युग में 3000 बीसी से 2000 बीसी तक पीरियड है, और जो ब्रॉन्ज एज का है 2500 से 1750 बीसी तक है। आयरन एज का जो है 1000 बीसी से ऑनवर्ड इनका पीरियड है। तो कॉपर एज में देखते हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, गंगा घाटी और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। नॉर्थ इंडिया में अगर देखते हैं तो कॉपर एज मिलता है गंगा घाटी और जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ से मिलते हैं। हैंड एक्सेस सबसे पहले मिले थे, हाथ की कुल्हाड़ी, भाले भी मिले हैं, स्टैचू वगैरह मूर्तियाँ मिले हैं। इसका जो अत्यधिक उपयोग सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था। कॉपर एज के बारे में बात करते हैं, 3000 बीसी से 2000 बीसी तक है। इसका जो नॉर्थ इंडिया में है, गंगा घाटी और जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। इस समय हैंड एक्सेस मिले थे, हाथ की कुल्हाड़ी मिले थे, भाले मिले थे, स्टैचुएँ मिली थी। इसका जो अत्यधिक उपयोग सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था। अगर हम ब्रॉन्ज एज के बारे में बात करते हैं तो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में है ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसमें हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति थी। और आयरन एज के बारे में जो 1000 बीसी ऑनवर्ड जो है, एशिया माइनस जिसको हम बोलते हैं टर्की, 1500 बीसी ईस्वी में इन्वेंशन ऑफ आयरन। तो 1500 बीसी में ही इन्वेंशन ऑफ आयरन हो गया था। 1000 बीसी में इंडिया में फर्स्ट एविडेंस मिला है आयरन का। कहाँ से मिला है? तो अंतरजी खेरा मिला था उत्तर प्रदेश, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में मिला था। जो 1000 बीसी में है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन कहाँ मिले थे? तो अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में मिले थे। फर्स्ट 600 बीसी में आयरन ईरान या जो पर्शियन थे उस समय क्या था? हखामनी वंश थे उस टाइम। क्या कौन से वंश थे? हखामनी डायनेस्टी थे। फर्स्ट जो 600 बीसी ईस्वी में ईरान यानी पर्शिया में हखामनी वंश के डायनेस्टी थे। तो फर्स्ट जो फॉरेन इन्वेंडर, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेंडर डेरियस प्रथम। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2500 बीसी से 1750 बीसी तक पढ़ना है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन जो कॉन्टिनेंट है तो नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पुरानी जो भारत में सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता है। ये जो थे नगरीय सभ्यता थी। एक कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। अगला क्लास में हम किसका पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं।